नमस्कार. या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाटल्यान तुमकां दर्याचो गाज ऐकू येता आसतलो आनी वेंचणुकेचो गाज ही ल्हारां आनी मतांचे ल्हार खंय वता हो प्रश्न. आनी आज आमचे बरोबर खास गेस्ट आसात की नेमकें हें वारें खंय वता तांचो अदमास कितें, तांचें विश्लेशण कितें तेंय जाणून घेवया. आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर, वेलकम. मैं जानना चाहता हूँ, मतलब 1-1.5-2 साल पहले आपने बहुत शिद्दत से यहाँ पे तैयारी शुरू की थी चुनाव में, वेरी सीरियसली पार्टिसिपेट होने की. नाउ वी आर 1 वीक अवे फ्रॉम द इलेक्शन. वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द पार्टी? मैं इसको दूसरी तरह से पुटअप करता हूँ कि आज गोवा के अंदर क्या स्थिति है. आज गोवा के लोगों के सामने दो ही ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन है आम आदमी पार्टी. गोवा के लोगों को यकीन हो गया है कि ईमानदार पार्टी है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया था, गोवा में भी काम करेंगे. तो एक आम आदमी पार्टी है और दूसरा है बीजेपी के लोगों को लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट दें. डायरेक्टली वोट देने के लिए वो बीजेपी को वोट देंगे और किसी भी पार्टी को वोट देंगे तो वो अल्टीमेटली जाएगा बीजेपी के पास, क्योंकि उनके लोग छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे जैसे पिछली बार हुआ था. और इस बार तो एक और ट्रेंड देख रहे हैं कि बीजेपी को पता था हम सालसेट से नहीं जीत रहे, हम कैथोलिक एरियाज से नहीं जीत रहे, तो बीजेपी ने अपने लोगों को चुनाव के 1-2 महीने पहले कांग्रेस में भेज दिया और उनको कांग्रेस की टिकट दिलवा दी और अब वो कांग्रेस से की टिकट से लड़ रहे हैं और जीतने के बाद अगले दिन वो सब बीजेपी में चले जाएंगे. तो गोवा के लोगों के पास दो ऑप्शन है. आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए डायरेक्टली और ईमानदार सरकार बनाइए, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट दीजिए. हाँ, तो जब ये बात कहते हैं कि एक सवाल उठता है कि ये क्या गारंटी है कि आपके विधायक अगर जो चुन के आएंगे वो भाजपा में नहीं जाएंगे? तो हमने अपने हाथ काट के जनता को दे दिए, हमने अपनी पावर जनता को दे दी. सबसे एफिडेविट साइन करवाए हैं. एफिडेविट में 2 बातें लिखी हैं. अगर मैं एमएलए बना तो मैं रिश्वत नहीं लूँगा, और दूसरा कि मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाऊँगा. इस एफिडेविट की कॉपी जनता के घरों में बंटवा देंगे. अगर कोई ये छोड़ के जाता है तो जनता उसके खिलाफ उसको प्रोसिक्यूट कर सकती है कोर्ट में जाके. चीटिंग का मामला बनता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है, एंड फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट ऑन ओथ. सर, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, पहले कांग्रेस की बात करते हैं. इस बार जो इंटरेस्टिंग बात हुई है कि कांग्रेस के 90% विधायक बीजेपी ले गई, जो बच्चे कुचे थे वो टीएमसी ले गई और कांग्रेस को नए उम्मीदवार देने पड़े. आम आदमी पार्टी भी ये कह रही थी कि हम आपको नए उम्मीदवार देंगे, अच्छे उम्मीदवार देंगे. अब 1-2 पार्टियां हैं जिनके पास नए उम्मीदवार है, फ्रेश फेसिस है, एंड जनता कंफ्यूज हो सकती है. आप ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. कांग्रेस का तो कैरेक्टर तो वही है. कांग्रेस का तो कैरेक्टर ऐसा नहीं कि गोवा में हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है कि उनके लोग जीतते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं. एक तरह से बीजेपी ने हर जगह सरकार बनाने का काम आउटसोर्स कर दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस ने गारंटी दी है कि जो भी हमें वोट देगा हम उसको सेफली बीजेपी को डिलीवर करा देंगे. तो उनके फ्रेश हैं कि ओल्ड हैं कि नए हैं कि पुराने हैं कि क्या हैं, अमीर है गरीब है, उनके सारे फेसेस जो हैं आप देख लेना चुनाव के बाद उधर चले जाएंगे. ये उन्होंने भी अपने सभी उम्मीदवारों को लेके वो मंदिर गए, चर्च गए, दरगाह गए और भगवान के सामने कस्में वादे किए. मंदिर में क्या, उन्होंने तो आंख बंद करके पता नहीं क्या बोला, किसी को क्या पता. हमने तो साइन करके एफिडेविट सबके घर में भेजा है कि ये एफिडेविट साइन किया, नोटरी का उसमें स्टैंप है. उन्होंने पता नहीं, मंदिर में गए तो थे, लेकिन अच्छी बात है, मंदिर में जाना चाहिए, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता चला मंदिर में गए और आंख बंद करके सब लोगों ने पता नहीं क्या बोला मन मन में. तो एक चीज, आपको कौन से मुद्दे दिखाई दे? क्योंकि मैं इन चीज़ों को 2 तरह से देखता हूँ. एक जो रेगुलर मुद्दे होते हैं हर किस चुनाव में, वो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो या किस तरह का विकास हमें चाहिए ये मुद्दा हो, और दूसरा ये मुद्दा कि जो 2017 के बाद जिस तरह की राजनीति गोवा में हुई है कि हमें ये राजनीति और ये राजनेता चाहिए या नहीं चाहिए. आपके हिसाब से इनमें से कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में प्राथमिकता पे होंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ. दोनों मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं. सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा इस टाइम रोज़गार है और माइनिंग है.
माइनिंग भी रोज़गार से रिलेटेड है। अभी भी मैं एक टाउन हॉल करके आ रहा हूँ, वहाँ पे सब लोग खड़े होकर यही कह रहे थे कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं ग्रेजुएट हूँ, हमारी माइनिंग बंद हो गई है, माइनिंग कैसे चालू होगी। एक आदमी शुरू होकर बोलता है कि आप कह रहे हैं कि 6 महीने में शुरू करेंगे। बोले 2017 में अमित शाह और मोदी जी भी आए थे, वो ये कह के गए थे कि 6 महीने में शुरू करेंगे। बोले 5 साल कंप्लीट हो गए, उन्होंने शुरू नहीं की। और बोले हमने कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस के सारे एमएलए जाके बीजेपी में मिल गए, उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट। तो मैंने कहा फिर आपने बीजेपी को भी ट्राई करके देख लिया, कांग्रेस को भी ट्राई करके देख लिया, अब हम कह रहे हैं 6 महीने में कर देंगे, एक मौका हमें दे दो। और मैंने कहा मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर एक मौका आप हमें देंगे, अगली बार आप दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। दिल्ली के लोगों ने हमें एक ही मौका दिया था, आज दिल्ली के लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं हमारे काम से कि अब तीसरी बार सरकार बनाई है और 70 में से 62 सीट्स दी है, क्योंकि हमारे कामों से खुश है। वहाँ बीजेपी भी साफ़ हो गई है, कांग्रेस भी साफ़ हो गई है। गोवा के लोगों से मेरी यही विनती है कि आपने 25 साल कांग्रेस को दिए, 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल बीजेपी को दिए, 15 साल बीजेपी ने राज किया। 25 साल कम नहीं होते, 15 साल कम नहीं होते। अब अगर उनको 5 साल और दोगे तो वो कुछ और नहीं करने वाले, नया उन्होंने जो करना था उतना कर लिया। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 5 साल के बाद आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। तो एक मुद्दा जो आता है वो है स्प्लिट का, और सब कह रहे हैं कि ओपोजिशन स्पेस इतना क्राउडेड नहीं, ओवर क्राउडेड है। और उनमें से भी एक चीज़ है जो हर सर्वेक्षण में उभर के आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा वोट शेयर है, उतना ही वोट शेयर कांग्रेस का भी है, और देयर इज अ वर्टिकल स्प्लिट इन दिस वोट शेयर। डू यू थिंक एक हफ्ते में, अगले एक हफ्ते में, क्योंकि कभी कभी चुनाव के वक्त बहुत रैपिड कंसोलिडेशन हो जाता है, ये जो वोट शेयर्स है ये किसी एक पक्ष की तरफ कंसोलिडेट हो पाएंगे? ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है, होप का चुनाव है। जैसे मैंने कहा, वो लड़का खड़ा होकर मुझे कहता है जी पिछली बार वो भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, वो भी झूठ बोल के चले गए, कांग्रेस को भी ट्राई कर लिया, बीजेपी। तो लोग ये देख रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों का हर बार ये जो तिगड़मबाजी है, इससे गोवा सुधर नहीं रहा। दोनों पार्टियों ने और दोनों पार्टी के नेताओं ने मिलकर गोवा को लूट लिया है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार ऑप्शन है। जब हम कहते हैं ईमानदार सरकार बनाएंगे तो कई लोगों को तो यकीन नहीं होता गोवा में ये ईमानदार सरकार क्या होती है, ऐसा कुछ होता है क्या, पर दिल्ली में करके दिखाया है। तो आज ये वाला चुनाव उम्मीद का चुनाव है, लोगों को उम्मीद है कि एक नई पार्टी आके कुछ करेगी। दूसरी बात, आपने वोट स्प्लिट की बात की, मैं सी वोटर के सर्वे की बात करता हूँ, वो काफ़ी फेमस एजेंसी है, नेशनल एजेंसी है। अभी लेटेस्ट उनका जो सर्वे कुछ 15-20 दिन पहले आया था, उसमें बीजेपी को 29% था, आम आदमी पार्टी को 27% था, और कांग्रेस को 18 या 19% था। तो 2% पीछे हैं बीजेपी से। तो मेरी गोवा के लोगों से अपील है कि एक थोड़ा जोर का धक्का मारिए, सब लोग मिलके, सारे वोटर्स मिलके, और 7-8% आगे कर दीजिए बीजेपी से, और सरकार पूर्ण बहुमत की बना दीजिए। आपको क्या लगता है कि स्प्लिट नहीं होगा, कंसोलिडेशन होगा अगले 7 दिनों में? क्योंकि लोगों के मन में भी ये सवाल है कि जनरली लोगों को लगता है कि हम क्या करें, क्या सभी लोग ऐसे एक जैसा सोचकर वोट करेंगे या नहीं करेंगे? मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ये सोचिए कि आपने 25 साल एक पार्टी को दिए, उसने आपके लिए कुछ नहीं किया, अगले 5 साल भी वो कुछ नहीं करने वाले। 15 साल दूसरी पार्टी को दिए, उसने आपके लिए 15 साल में कुछ नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने एक पार्टी को एक बार मौका दिया था, और दिल्ली के लोग आज इतने खुश हैं। एक मौका देके देखिए। कहते हैं कि 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा है गोवा के ऊपर। ये 23,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? कर्जा क्यों है? पिछले 25 साल में क्या गोवा में एक भी नया स्कूल बना? नहीं बना। एक भी नया कॉलेज बना? नहीं बना। एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी? नहीं बनी। एक भी नया हॉस्पिटल बना? नहीं बना। एक भी नई डिस्पेंसरी बनी? नहीं बनी। कोई नई सड़क बनी? नहीं बनी। तो ये 23,000 करोड़ रुपया गया कहाँ, जब कोई काम ही नहीं हुआ? तो ये तो सारा इनकी जेब में गया, बीजेपी सारा इनके स्विस बैंक में गया। नहीं, बीजेपी आज सुबह एक गोवा का बंदा मिला मुझे, वो बोलता है सर ये गोवा के जो टॉप के पॉलिटिशियंस हैं ना, उनमें से किसी को पकड़ के एक चीज़ पूछना कि आप अपनी टोटल वेल्थ कैलकुलेट करके बता सकते हो कितनी है?
कहता है इनको हिसाब ही नहीं है इनकी कितनी वेल्थ है, न्यूजीलैंड में कितनी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में कितनी प्रॉपर्टी है। ये 23,000 करोड़ रुपया जो स्विस बैंकों में जा रहा है, इसको बंद करेंगे, इस लूट को बंद करेंगे। और गोवा के अंदर जो पैसा है, जो बजट है, उसकी कमी नहीं है पैसे की। बीजेपी आज अपना पूरा चुनाव जो है वो दो मुद्दों पे लड़ रही है। एक कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो उन्होंने किया है पिछले क्या 10 किया? साल में, कुछ भी और नहीं किया। स्टेबिलिटी, ये दो मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने पिछले 5 साल के अंदर, ये घोटालों की सरकार है। इनके एक मंत्री के ऊपर सेक्स के घोटाले का आरोप है, एक मंत्री के ऊपर गार्बेज घोटाले का आरोप है। जब कोरोना में लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, तब इनका एक मंत्री ऑक्सीजन का घोटाला कर रहा था। पता नहीं कितने लोगों की उस घोटाले की वजह से जान गई है। एक मंत्री के ऊपर वेंटिलेटर के घोटाले का आरोप है, एक मंत्री के ऊपर लेबर के घोटाले का आरोप है, एक मंत्री के ऊपर जॉब्स के घोटाले का आरोप है। किस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग? ये डेवलपमेंट है? लूट रहे हैं सारा पैसा, इनका सबका पैसा स्विस बैंकों में जा रहा है। इसको बंद करेंगे, जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च होगा। एक आश्वासन मैं देता हूं सबको, अगर हमारा कोई मंत्री, कोई एमएलए अगर भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बख्शेंगे नहीं। ऐसी सजा देंगे कि भविष्य के अंदर दूसरी पार्टी वाले भी भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे। आपके उम्मीदवार जो है मुख्यमंत्री पद के, अमित पालेकर जी, अभी अभी यहीं पे एक राष्ट्रीय चैनल का वार्तालाप चल रहा था जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने सीधा अमित जी पर बहुत सारे आरोप लगाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि आप बाबूश मोन्सेरात के सेक्शंस पूछते हो हमसे, जाके अमित पालेकर जी के भी सेक्शंस पूछो। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सच काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म कि आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के ऊपर बीजेपी के मुख्यमंत्री अब आरोप करने लगे हैं? बेबुनियाद आरोप है, आप उनका एफिडेविट उठा के देख लीजिए, उसमें एक भी केस नहीं है उनके ऊपर। गोवा के रिनाउंड लॉयर हैं हमारे सीएम कैंडिडेट, कट्टर ईमानदार आदमी हैं, फ्रेश फेस हैं, कभी राजनीति में नहीं रहे, केवल और केवल गोवा के विकास के लिए राजनीति में आए हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसा नया चेहरा पहली बार, मतलब वो केजरीवाल तो नहीं है, लेकिन आपने कोशिश की है कि आप ऐसे एक व्यक्ति को राजनीति में लाए जो शिक्षित है, एरुडाइट है, और जो लोगों के सामने आप प्रेजेंट कर सके? क्या लगता है कि गोवा में जनता ऐसे नए फेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्यों नहीं है? जनता को और क्या चाहिए? एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके दिल में गोवा बसता है, जो गोवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी उन्होंने ओल्ड गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए आमरण अनशन किया था। आज की दुनिया में कौन करता है? और स्पेशली गोवा की पॉलिटिक्स के अंदर जब इतना ज़्यादा ये लोग लालची हैं, भ्रष्टाचारी हैं, कोई पॉलिटिशियन आज किसी पार्टी का भूखा रह सकता है? 5 दिन या 6 दिन उन्होंने भूखे रहे थे लोगों के लिए। कौन रहता है? इससे अच्छा चेहरा कौन मिल सकता है, आप बताइए? जो आदमी गोवा के लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, उससे अच्छा आदमी और कौन मिलेगा? ऐसे आदमी को एक मौका तो मिलना चाहिए। ये हर कोई कहता है कि ये जो विनेबिलिटी है, मैं पिछली बार भी आपसे क्या पूछ रहा था कि ये जो विनेबिलिटी है, मतलब उसका डेफिनेशन तो मुझे पता नहीं कि विनेबिलिटी राजनीतिक पार्टियां तय करती है या जनता तय करती है, लेकिन जिस किसी को भी टिकट दिया जाता है, बोला जाता है कि ये हमने विनेबिलिटी के आधार पे किया है। क्या अमित पालेकर या आपके बाकी के उम्मीदवार, जो दिखने में बहुत अच्छे हैं, उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, ये जो विनेबिलिटी की परिभाषा है उसमें फिट हो जाएंगे? देखिए, जिस दिन जनता तय कर लेती है ना, उस दिन बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। दिल्ली के अंदर जनता ने पहली बार तय कर लिया था कि आम आदमी पार्टी को जिताना है। हमारी एक कैंडिडेट थी, हाउसवाइफ थी, वंदना कुमारी, शालीमार बाग से लड़ी थी। उनके ऑपोजिट में जो कैंडिडेट थे वो 4 टाइम मिनिस्टर थे। इस कैंडिडेट के पास पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था, आदमी भी नहीं थे, बस ये हस्बैंड वाइफ डोर टू डोर जाते थे और वो जीत गई। एक और कैंडिडेट थी हमारी जो कि जर्नलिज्म करके आई थी, 1 साल बाद उसको टिकट मिली, उसने भी 4 टाइम एमएलए को हराया। एक और कैंडिडेट था जो बिहार से आया था, दिल्ली में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने के लिए कोचिंग कर रहा था, उसको टिकट दिया, वो जीत गया। उसने एक बहुत बड़े मंत्री को हरा दिया। जिस दिन जनता तय कर लेती है और जनता को भरोसा हो जाता है कि इस पार्टी के हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है, उस दिन बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं।
और एक डाउट जो बहुत सारे लोग अभी व्यक्त कर रहे हैं, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज वी आर जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम इलेक्शन, और जितने डाउट्स लोगों के दिमाग में है, वी नीड टू क्लियर देम एंड टेल देम कि वेदर दिस इज फेयर और दिस इज अनफेयर, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी। लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी है, कोई बैगेज नहीं है। आज बीजेपी के पास बहुत बैगेज है, कांग्रेस के पास बहुत बैगेज है, आम आदमी के पास गोवा में कोई बैगेज नहीं है। 21 जीतेंगे क्या? गोवा के लोग अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं जीतेंगे? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आम आदमी पार्टी, मैं पिछले 5-6 महीने में कई बार आया, हर बार मैंने कुछ ना कुछ गारंटी दी। लोगों को सारी गारंटी याद है। मैंने कहा कि हम बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। मैंने कहा आपके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, सबको पूरा इलाज मुफ्त मिलेगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, पानी देंगे फ्री, 24 घंटे पानी देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे, माइनिंग 6 महीने में शुरू करेंगे, बच्चों को रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा तो 3,000 रुपये महीने। ये सब हमने कहा। कांग्रेस का क्या एजेंडा है? आपको कहीं कोई कांग्रेस का कोई स्पोक्स पर्सन या कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा कि हमें वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे? कुछ नहीं कहा। बीजेपी का क्या एजेंडा है? बीजेपी ने कहा कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे। उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। वो गोवा के बारे में सोचते ही नहीं है। उनको गोवा के लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। केवल उनका है कि यार किसी तरह से कुर्सी मिल जाए, पैसे कमा ले हम लोग, किसी तरह से कुर्सी मिल जाए, पैसे कमा ले हम लोग, बस बेचैनी है उनकी। उनको गोवा से कोई लेना देना नहीं है। अभी कोरोना हुआ, कोरोना में आम आदमी पार्टी ने जाके घर घर राशन बांटा। गोवा के लोगों की फिक्र है हमें, गोवा की फिक्र है हमें, उनके परिवारों की फिक्र है हमें। ऑक्सीमीटर लेके गए, उन्हें भी कोरोना हो सकता था हमारे वाले। उस टाइम बीजेपी कहाँ थी? गवर्नमेंट कहाँ थी? कांग्रेस कहाँ थी? सब अपने घर में बैठे हुए थे डर के। आम आदमी पार्टी गोवा के बारे में सोचती है, गोवा के लोगों के बारे में सोचती है, उनके भविष्य के बारे में सोचती है। एक मौका अगर पूर्ण बहुमत से गोवा के लोग हमें देंगे, हम कमाल करके दिखा देंगे गोवा के अंदर। और एक एंटिटी जो इस चुनाव में है वो टीएमसी, जो 3 महीना पहले यहाँ पे आए। जैसे आपने उससे बहुत पहले गारंटीज देना शुरू कर दिया था, अचानक उसके बाद उन्होंने शुरुआत की। आपने 1000 कहा, उन्होंने 5000 कहा। मतलब ये रेस सी लग गई। आप इस रेस के तरफ कैसे देखते हैं? टीएमसी को वोट नहीं मिलने वाले, उनको इग्नोर कर दीजिए अब। ये तो गोवा के लोगों की इंसल्ट है कि एक नई पार्टी बाहर से आती है, 3 महीने पहले आती है, उसे गोवा के लोगों का नहीं पता, उसे गोवा का नहीं पता, उसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और आगे कहती है हम चुनाव लड़ेंगे। हम पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं गोवा के अंदर। गोवा के लोगों के सुख दुख में काम आए हैं हम लोग, गोवा का हिस्सा बन गए हम लोग। आज एक चीज़ बताइए, पिछले 4 महीने में प्रमोद सावंत कितनी बार दिल्ली गए? कम से कम 20-25 बार तो गए होंगे। हर तीसरे चौथे दिन दिल्ली जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन वहाँ होते हैं, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष राहुल मामरे हैं, वो कितनी बार दिल्ली आए? 2 बार। हमारे सीएम कैंडिडेट अमित पालेकर हैं, वो कितनी बार दिल्ली आए? 2 बार। जब भी काम होता है केजरीवाल गोवा आता है। हमारी पार्टी गोवा से चलती है, हमारे डिसीशंस यहाँ होते हैं, हमारे डिसीशंस दिल्ली में नहीं होते। आज हम गोवा की पार्टी हैं, बीजेपी दिल्ली की पार्टी है, कांग्रेस दिल्ली की पार्टी है। तो एक सवाल जो बहुत लोगों ने भी कहा कि आपसे पूछा कि गोवा इज अ पार्ट ऑफ योर लार्जर प्लान, अ नेशनल एम्बिशन प्लान, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। डू यू एग्री विद दैट? आई डोंट हैव एनी नेशनल एम्बिशन। मेरी एक नेशनल एम्बिशन है, मैं इस देश से भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं इस देश में सबको अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं इस देश में सबको अच्छा हेल्थ सर्विसेज देना चाहता हूँ। मैं इस देश की तरक्की चाहता हूँ। पहले मुझे लगता था ये हो नहीं सकता, बहुत बड़ा काम है, पर जब दिल्ली में सरकार बनी और हमने 5 साल में कर दिया तो मुझे लगा यार इन पॉलिटिशियंस ने 70 साल हमारा बेवकूफ़ बनाया है। इन पॉलिटिशियंस ने, इन्होंने बैठ के केवल लूटा है, ये हो सकता है।
तो अब या तो ये कर दें और नहीं तो हम जाके करेंगे। या तो गोवा में प्रमोद सावंत साहब कर देते, फिर हमारी जरूरत ही नहीं थी, हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। अब इन्होंने तो किया नहीं, इन्होंने तो गोवा को लूटा इन सब ने मिलके, तो हम करेंगे फिर। There is no grand national plan. I have one national plan and that is we want development of this country. हमें इस देश का विकास चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करना है, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती है, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती है, मेरे को काम करना आता है। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मुझे अस्पताल बनाने आते हैं, मुझे बिजली देनी आती है, मुझे पानी देनी आती है, मुझे सड़कें बनानी आती है। पॉलिटिक्स उनको मुबारक, सारा काम मेरे जिम्मे। Let's come to Punjab, which is very significant. How are you looking at Punjab now? मतलब जो पिछली बार हुआ बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस था, इस बार आर यू अप्रोचिंग इट डिफरेंटली? पिछली बार कई सारे एक्सपीरियंसेस हमें हुए, हमने कई गलतियां की, मैं मानता हूं, उन गलतियों से हम सीख रहे हैं। इस बार हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिस्टमैटिक हैं, फूक फूक के अपने कदम रख रहे हैं और पिछली गलतियों से सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे भी आपको पूर्ण बहुमत की आशा है? मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब के लोग हमें ज़रूर पूर्ण बहुमत देंगे, हमें एक मौका इस बार ज़रूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंसिपल पोल बन गई है देश की राजनीति का, और हर कोई कह रहा है कि विपक्ष जो है वहाँ पे कोई पोल रहा नहीं। आप इस स्पेस को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आप वो पोल बन सकते हैं या विपक्षी पक्ष पार्टियों का संगठन उसका पोल बन सकता है? क्योंकि ये देश के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं देश की राजनीति को बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूँ। जैसा मैंने कहा कि इस देश के लोग मायूस हो चुके हैं, आज इस देश के लोग बीजेपी से भी मायूस हो चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना भारी बहुमत देके जिताया था कि वो कुछ करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इस देश के लोगों को उम्मीद चाहिए, काम चाहिए, ऐसी पार्टी चाहिए, ऐसी शख्सियत चाहिए जो उनकी दुख दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को दूर करेगी और इस देश को आगे बढ़ाएगी। देश के लेवल पे जो भी उनकी उम्मीदें पूरी करेगा वो आगे आएगा। ये अर्थमेटिक काम नहीं करेगा कि बीजेपी के खिलाफ इतने वोट, इतनी सीटें, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। मुझे नहीं लगता वो काम करेगा। एक ही चीज़ काम करेगी, जो भी शख्स और जो भी पार्टी देश के लोगों को ये भरोसा दिलाएगी कि हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं, हम आपकी मुसीबतों को, हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, जनता उसके साथ खड़ी होगी। You are not saying it is a group of opposition parties that is required, it is one opposition party that is. मेरा कहना है कि ये जो तिगड़म है ना कि ये सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर इसको हरा दो, फिर ये हराने और जिताने का काम डेमोक्रेसी में जनता करती है। ये कुछ पार्टियां मिलके कोशिश कर रही हैं, ये जनता पे छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे देश के लिए, आपका बस। एजेंडा क्या? आपका एजेंडा क्या है देश के लिए, बस। ये जब आप इकट्ठे होते हैं जिताने और हराने के लिए, तो जनता सोचती है यार ये काम तो मेरा है डेमोक्रेसी में, तुम्हारा थोड़ी है जिताने और हराने का काम। वो काम जनता पे छोड़ दीजिए। सर, आखिरी सवाल, अगर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो वो पहले 3 कौन से ऐसे कदम होंगे जो आप पहले हफ्ते में उठाना चाहेंगे? हम रोज़गार के ऊपर सीरियस काम शुरू करना चाहेंगे। करप्शन को दूर करने के लिए 49 दिन की सरकार में दिल्ली से करप्शन ख़त्म कर दिया था, वो सारे स्टेप्स यहाँ उठाएंगे। करप्शन के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक होगा और गोवा के अंदर करप्शन ख़त्म करके दिखाएंगे, बिकॉज गोवा इज़ अ फुल स्टेट। और माइनिंग शुरू करने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। नो, इट्स अ वेरी बिजी शेड्यूल बिकॉज चुनावी माहौल है, प्रचार का माहौल है, फिर भी वक्त निकाला हमसे बातें की। सब प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू सो मच।